और एक बड़ी खबर इस वक्त की, एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनी और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। पूर्व राष्ट्रपति भारत के रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और कानूनी पहलुओं पर यह कमेटी गौर करेगी। यह बहुत बड़ी खबर और इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने। एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बन गई और रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और यह तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जिसकी चर्चाओं का बाजार गर्म था और अब ये कमेटी बन गई है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं। जी, एक बड़ी खबर है इस समय की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और ये कमेटी उन सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी जो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ये देश के सभी लोगों की राय भी जानेगी, लोगों से राय मांगेगी कि आपकी राय क्या है इस मसले को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। देश में लंबे समय से ये मसला लंबित है और बहुत दिन से मांग भी इसकी चल रही थी और बहुत दिन से इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुखर थे। इस देश का बहुत सारा समय चुनाव में खर्च होता है। बिल्कुल नीरज, तमाम सियासी मंचों से लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि चुनाव में बड़ा खर्च होता है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। कमेटी को काम करने के लिए क्या कोई वक्त भी दिया गया है, कोई मियाद तय है कि ये रिपोर्ट कब आएगी? देखिए, अभी इसके जो टेक्निकल पहलू हैं उस पर बात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो अभी तक जानकारी मुझे यही है कि जो कमेटी है, कमेटी लोगों से राय मांगेगी, लोगों से की राय को कंपाइल करेगी, उसके बाद सरकार को वो कमेटी अपनी राय सौंपेगी और उसके आधार पर। नीरज, लेकिन इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? लोगों से राय मांगी जाएगी, किसको किसको शामिल किया जाएगा और किस तरीके से इसे ऑपरेट किया जाएगा, कुछ तो जानकारी, क्योंकि कमेटी का बन जाना, अध्यक्ष का बन जाना, इसके अलावा क्या डिटेल होगी? देखिए, लोगों से राय मांगने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप फिजिकली आप रिटर्न में कागज पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं, चिट्ठी लिखकर भेज सकते हैं। बहुत सारे आजकल माध्यम हो चुके हैं जिससे आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में जब कमेटी का गठन हुआ तो वो उस कमेटी के पते पर, उस कमेटी के ईमेल आईडी पर, उस कमेटी के एड्रेस पर आप अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं, आप अपना मेल भेज सकते हैं, आप अपनी राय लिखकर वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं जिसके जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा हो, यूसीसी एक बड़ा मामला रहा जिसमें लॉ कमीशन ने लोगों की राय मांगी और देश के करोड़ों लोगों ने अपनी राय प्रेषित की। इसी तरह ये एक बड़ा मसला है कि एक देश एक कानून, एक देश एक इलेक्शन कैसे किया जाए, इसको लेकर जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसी शख्सियत को अगर की अध्यक्षता में वो कमेटी का गठन हुआ तो निश्चित रूप में एक बड़ा मसला है। और अगर उस कमेटी के जरिए राय मांगी जाएगी तो वो भी तमाम माध्यमों से ली जाएगी और उसमें भी करोड़ों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जब लोगों की राय सामने आएगी उसके आधार पर वो एक रिपोर्ट तैयार होगी जो भारत सरकार को सौंपी जाएगी और जिसके आधार पर ही भारत सरकार एक बड़ा निर्णय लेगी। कोई जानकारी प्राथमिक तौर पर निकलकर सामने आई है कि इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी? चूंकि आपने यूसीसी का जिक्र किया, उस पे लॉ कमीशन काम कर रहा है, उसकी संवैधानिक स्थिति है, लेकिन इस कमेटी की लीगल पोजीशन क्या होगी, इसमें कितने मेंबर्स होंगे? लेकिन एक बहुत बड़ी बात यही हो जाती है कि जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हों तो उसकी वैधानिक क्षमता पर कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश के पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते उनमें अपने आप में एक उस कमेटी की विद्वता और योग्यता बढ़ जाती है। तो एक तो ये तय है कि जब देश का पूर्व राष्ट्रपति ही उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है तो उस कमेटी की वैधानिक क्षमता निश्चित रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और निश्चित रूप में उसमें कहीं ना कहीं कमेटी में अलग अलग तरह के अलग अलग विभागों के लोग भी होंगे। तो ये बात तो तय है कि उस कमेटी का अपना संवैधानिक महत्व होगा और निश्चित रूप से जब वो गजट नोटिफिकेशन उस कमेटी के लिए जारी किया गया होगा भारत सरकार का, वो भी नियमता होगा। तो उस कमेटी का बहुत ही महत्व है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी अभी डिटेल आनी उसमें बाकी है कि उस कमेटी में एक्चुअल में वो मेंबर्स कौन कौन से होंगे।
बिल्कुल नीरज, एक सवाल और भी है। राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। देश के कई बड़े नेता इस बात की का जिक्र कर चुके हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है तो कुछ लोगों ने यह भी बातें कही कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव करवा दिए जाएं। ये जो कमेटी बन रही है और जो तमाम बयान आ रहे हैं, इनका एक दूसरे से संबंध तो नहीं है? कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं कि जिसकी विपक्ष को भी जानकारी लग गई कि बहुत तेजी से इस दिशा में काम बढ़ेगा आगे? देखिए, कमेटी जो गठित की गई, फिलहाल उस कमेटी का काम है कि लोगों की राय लेना, राय लेकर उस राय को कंपाइल करना और सरकार को प्रेषित कर देना। तो फिलहाल इस कमेटी की जो भूमिका है वो यही तक देखी जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कानून बनाना वो संसद का काम है, संसद के जरिए सरकार का काम है। वो एक अलग प्रक्रिया है और फिर धरातल में लाना भी सरकार का ही काम है। तो दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसे अभी फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि इस कमेटी का उस कानून के साथ सीधे तौर पर कोई संबंध होगा। तो एक बात तो तय है कि अवधेश, अभी फिलहाल सरकार ने कमेटी का गठन किया है और वो उस कमेटी का काम है कि लोगों की राय लेना, राय लेकर बिल्कुल नीरज, इस कमेटी को एक बीज की तरह देखा जाए जिसे रोप दिया गया है। इसके प्रोलिफरेट होने, इसके अंकुरित होने, पुष्पित पल्लवित होने के बाद कुछ चीजें नजर आएंगी। इस बीज का ही अभी डिटेल या इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन इसके पीछे का मकसद जो है वो क्या, आम जनता इतनी जागरूक है जो अपनी राय रखेगी, वो सारी चीजें जिसे कहते हैं जन जागरण, वो है इस लेवल का? देश बहुत विशाल देश है, 140 करोड़ का भारत देश है और इस 40 करोड़ के भारत देश में साक्षरता दर भी बहुत तेजी से बढ़ी है। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जाएं तो लोगों के हाथों में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर आप देखेंगे तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। लोग बहुत ही, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अभी थोड़े दिन पहले ही लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर लोगों की राय मांगी, तो अब तक जब हम आप बात कर रहे हैं तो इस समय तक करीब करोड़ों लोगों ने अपनी राय दी है। ना सिर्फ राय लिख कर भेजी है, मेल के जरिए दी है, लोग फिजिकली गए हैं, रिप्रेजेंटेशन दे के आए हैं। बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ग्रुप्स ने अपनी राय प्रेषित की और बहुत स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट को रखा है। तो इससे एक बात तो तय है कि इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो देश की तमाम राजनीतिक और व्यवहारिक मुद्दों को लेकर गंभीर भी हैं, मुखर भी हैं और अपनी बात रखने में सक्षम भी हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय में भी आपको ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। जी नीरज, हमारे साथ आप बने रहिए। और इसी बीच में हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, अब उनका रुख करेंगे। अंकित, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। एक कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में और इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कानूनविद रामनाथ कोविंद जी हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस बाबत आपको क्या जानकारी मिल रही है, आपके पास क्या सूचनाएं हैं? ये निश्चित तौर पर देखिए, अभी जिस तरीके से अभी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी है, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही हो। इससे पहले भी खुद प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि देश में एक चुनाव एक साथ होने चाहिए, एक वक्त पर होने चाहिए, क्योंकि एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद प्रधानमंत्री के लेवल पर लगातार ये बात कही जाती रही है कि इस देश में हर 2-4 महीने में एक चुनाव होता है और उस चुनाव के चलते करोड़ों रुपए खर्च तो होता ही है उस चुनाव के ऊपर, लेकिन कई सारे जो काम होते हैं वो बाधित होते रहते हैं। किसी राज्य में कभी चुनाव है, किसी राज्य में कभी चुनाव है, कहीं उपचुनाव हो रहा है, तो इसके चलते जो कई काम बाधित होते हैं। लिहाजा जरूरत देश की इसलिए है एक देश एक चुनाव की, जिससे कि वक्त पर होने वाले चुनावों से निजात मिल सके और जो काम बाधित होते हैं वो जो काम बाधित ना हो। इसी में एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। हम वैसे तो अभी हमको जो आधिकारिक तौर पे इस बारे में जो जानकारी नहीं है कि अभी 3-4 दिन पहले मोहन भागवत की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद से एक मुलाकात हुई थी। हालांकि ये कहा गया कि एक कर्टेसी विजिट थी, लेकिन अब जबकि ये खबर सामने आ रही है तो उस मुलाकात को भी क्या इस खबर से जोड़कर देखना चाहिए, ये अपने आप में जो कई तरह के सवाल भी हैं, क्योंकि मंगलवार को ही जो मोहन भागवत है, संघ प्रमुख है,
वो पहुंचे थे रामनाथ कोविंद के पास में, उनके घर पे करीबन 1 घंटे का वक्त बिताया था और मुलाकात की थी और उसके बाद वो वहां से निकले थे। तो फिलहाल इस वक्त के लिए जो बड़ी खबर है वो यही है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब जो है जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है चर्चा हो रही है, इससे पहले लॉ कमीशन के सामने भी इस तरीके का मामला गया था। तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हम इसके लिए फेवर में हैं, कुछ और दलों ने कहा था फेवर में है, लेकिन मुख्यतः बड़े तौर पर जो किया था। तो अभी भी इस पर चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई है। जी बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से कमेटी बनी है, तमाम लोगों से राय लेगी, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर आम सहमति बनाना टेढ़ी खीर हो सकती है, क्योंकि देखिए ये कमेटी बनी उसके पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करेंगे तो ये असंवैधानिक है। तो कमेटी बनने के पहले से ही बवाल शुरू हो गया है, तो बाद में क्या स्थिति बनेगी, इस तरफ भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, अगर देखिए कल जब जैसे ही ये संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, उसके बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हुए, अटकलें लगनी शुरू हुई। उन्हीं में से एक कयास ये भी नेशन आगे कानूनी और संवैधानिक तौर पर हमने जो है जानकारों से बात की है, तो उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको हर एक राज्य की सहमति चाहिए होगी, जिनकी विधानसभा चल रही है। अगर हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनको पहले भंग करना होगा, क्या हर राज्य तैयार होगा, तो इस तरीके के तमाम जो है पहलू है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस कमेटी का गठन किया गया है, मकसद एक ही है, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार वक्त पर करते रहे हैं। सवाल जनता की ओर देश में एक देखिए, टेक्निकलिटीज अपनी जगह हैं और दांव पेच अलग है, वो सारी चीजों से इतर अगर मैं जनता की साइड आके सोचूं तो लोगों को लगता है चुनाव मतलब चुनावी वादे, लोक लुभावन वादे से आम जनता का फायदा। तो कहीं लोगों के दिमाग में ये सवाल तो नहीं जाएगा कि इलेक्शन और इलेक्शन से मिलने वाले फायदे कहीं इधर उधर ना हो जाएं? आम लोगों में कैसा मैसेज जा सकता है? देखिए, अगर हम आम लोगों की भी बात करें, मैं अपनी और आपकी भी अगर बात करूं, तो देखिए हमारे सामने जो होता क्या है, हम जो है हर 2-4 महीने पे एक चुनाव में जाते हैं, फिर चाहे वो जो है कभी दिल्ली का चुनाव हो रहा, कभी मध्य प्रदेश का, कभी राजस्थान का। जैसे अगर हम इसी साल के में देखें तो अभी कुछ दिनों पहले 3 महीने पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ था, और अभी साल का अंत अभी होने से पहले यानी कि दिसंबर से पहले 4-5 राज्यों में और चुनाव होने हैं। तो एक साल में 6-6, 8-8 राज्यों में चुनाव होते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार 5 साल तक चलती रहती है, और 5 साल पे लोकसभा चुनाव होता ही है। तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि मान लीजिए अगर राजस्थान में भी कोई चुनाव हो रहा है और किसी सरकार को कोई घोषणा करनी है या केंद्र सरकार को कोई घोषणा करनी है, तो कहा क्या जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हालांकि इसको लेकर राजनीति हो चुकी है, अभी जो गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए गए, तो कहा यह गया कि देखिए चुनावी राज्य में चुनाव होने वाला है, लिहाजा ये सरकार ने फैसला ले लिया। तो अब कोई भी फैसला लिया जाएगा तो कभी ना कभी तो चुनाव होता रहता है, और ये दलील जो है बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों की तरफ से लगातार दी जा रही है कि ऐसे तो हम कभी भी कोई भी फैसला लेंगे आप उसको चुनाव से जोड़ देंगे। तो इसका अगर हम एक आम जो है पहलू के हिसाब से बात करें, तो अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो इसका मतलब तो यह है ना कि 5 साल में एक बार चुनाव हो गया, उसके बाद में कोई भी आप फैसला ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उसको कम से कम चुनाव से नहीं जोड़ा जाएगा। और दूसरी चीज, अगर कोई काम जो है चल रहा है तो वो इस वजह से नहीं रुक जाएगा क्योंकि चुनावी अधिसूचना लागू हो गई है। तो इसके अपने फायदे हैं, लेकिन हाँ इसके अपने नुकसान भी है, जो कि अलग अलग राजनीतिक दल अपने दे रहे हैं कि इससे तो जो है ये होगा कि एक जो राज्यों के पावर्स हैं वो कम हो सकती हैं, राज्यों को अभी जो विधानसभा चल रही है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें और बड़ी सारी चुनौतियां भी होंगी अगर इसे बनाने की बात होगी तो। बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता आपका।